हमारा पिछला टॉपिक था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत होती है। अब हमारा टॉपिक है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी जो ग्रुप सिटीजन्स का है वो बिल्कुल आज़ाद है पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए। अगर इस फॉर्मल सेंस में कहें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हर एक कंट्री के अंदर होती हैं। 750 पार्टीज जो हैं वो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसके साथ, बल्कि इससे ज़्यादा है। पर ये सारी की सारी पार्टीज ऐसा नहीं है कि बहुत ही सीरियस कंटेंडर्स हैं इलेक्शन के अंदर। खाली एक मुट्ठी भर पार्टीज जो है वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि वो इलेक्शंस लड़ें और उन्हें जीतें और फिर गवर्नमेंट बनाए। तो ये जो क्वेश्चन है कि कितनी सारी मेजर या इफेक्टिव पार्टीज अच्छी होती हैं डेमोक्रेसी के लिए। कुछ कंट्रीज में एक ही पार्टी होती है जिसको अलाउ होता है कि वो कंट्रोल भी करे और गवर्नमेंट को चलाए भी। ऐसी को कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। अब यहाँ दिया हुआ है अ मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। ये जो इंस्पिरेशन है इमेजिनरी नैरेटिव का, ये है श्री कृष्ण पटनायक का, जिनको हम किशन जी के नाम से भी जानते हैं, जिनको चुना गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर संबलपुर ओडिशा से 1962 में। अब किशन जी का क्या मतलब था ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन से? ये क्वेश्चन तब खड़ा हुआ जब सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी इनके बीच में बातचीत हो रही थी। चारों की चारों लेडीज जो हैं उनकी बहुत ही पावरफुल पीपल्स मूवमेंट थी अलग अलग पार्ट में कंट्री के। वो एक गांव में मिली ओडिशा में, अपने जो डे टू डे संघर्ष कर रही थी उससे बहुत दूर, और जो लोगों के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए। अब ये जो डिस्कशन था ये टर्न किसकी तरफ हो गया? किशन जी की तरफ, जो कि एक फ्रेंड, पॉलिटिकल फिलोसफर और मॉरल गाइड के तौर पे देखे जाते थे सारे मूवमेंट ग्रुप्स के लिए कंट्री के अंदर। उन्होंने ये तर्क रखा था कि जो पीपल मूवमेंट होता है उसको पॉलिटिक्स को खुले तौर पे अपनाना चाहिए। उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो सिंपल था लेकिन काफी पावरफुल था। मूवमेंट ज्यादातर फोकस करते हैं सिंगल इशू पे, और जब तक वो क्या कहते हैं चाहते हैं तब तक उसको जो है कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो एक छोटे बहुत चेंजेस हैं पर्टिकुलर पहलू में लाइफ के उनको हासिल नहीं कर लिया जाता। पर अगर हम एक फंडामेंटल तौर पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या बेसिक चेंज चाहते हैं अपनी एक जिंदगी के एक पहलू में, तो हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। जो पीपल्स मूवमेंट है उसको एक ऐसा नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनाना चाहिए जो एक मॉरल फोर्स के तौर पे काम करे पॉलिटिक्स के अंदर। इसकी बहुत ही अर्जेंट तौर पर जरूरत है, उन्होंने कहा, क्योंकि जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज अब वो जो हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति काफी ज्यादा इररिलेवेंट हो गई हैं। पर किशन जी ने कभी ये नहीं क्लैरिफाई किया कि ऑर्गेनाइजेशन होनी कैसी चाहिए। उन्होंने हमेशा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन या थर्ड फोर्स की पॉलिटिक्स में बात करी। और क्या उनका मतलब था पॉलिटिकल पार्टी? ग्रेसी ने कहा उसको लगा कि जो पुराने स्टाइल की पॉलिटिकल पार्टी है वो सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है सामाजिक बदलाव के लिए। सुधा ने उसके साथ सहमति जताई। मैंने भी इसके बारे में बहुत बार सोचा। मैं मानती हूँ कि जितने भी संघर्ष जिसमें हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो, ग्लोबलाइजेशन के, कास्ट के या जेंडर ऑपरेशन के, या कोई ऑल्टरनेटिव काइंड डेवलपमेंट के लिए, ये सब के सब पॉलिटिकल है। पर जिस क्षण हमने एक पार्टी बना ली, जितनी भी गुडविल है हमने अभी तक उसमें कमाई है इन सालों में, वो एकदम से खत्म हो जाएगी। लोग हमें जो है फिर पॉलिटिशियन से अलग नहीं समझेंगे। करुणा ने कहा इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है अगर हम प्रेशर डालें इन जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर। हमने कोशिश करी कि कैंडिडेट्स को जो है पंचायत इलेक्शंस में खड़ा किया जाए, पर रिजल्ट उतने एनकरेजिंग नहीं थे। लोग हमारे काम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम पे हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो उन्हीं के पास जाते हैं जो पहले से एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। शाहीन जो है इनकी बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किशन जी चाहते थे कि सारे के सारे जो पीपल्स मूवमेंट हैं वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। उनका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि पार्टी जो है एक अलग तरह की पार्टी हो। वो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स की बात नहीं कर रहे थे, बट एक अलग ही तरह की पॉलिटिक्स की बात कर रहे। अब किशन जी तो है नहीं, आपको क्या क्या कहते हैं सलाह देना चाहेंगे आप इन चार एक्टिविस्ट? क्या वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए? क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये एक मॉरल फोर्स के तौर पे काम कर सकती है पॉलिटिक्स में? और वो पार्टी कैसी होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब आप ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। हमारी जो क्लास 9 थी उसमें हमने ये नोट किया था कि चाइना के अंदर खाली कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउ है रूल करना,
लीगल तौर पे अगर कहें तो लोग जो है वो फ्री है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसने फ्री कंपटीशन पावर के लिए कभी परमिट ही नहीं किया। हम वन पार्टी सिस्टम को जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें अलाउ किया जाता है एटलीस्ट दो पार्टीज को कि वो इलेक्शन में compete करे और एक फेयर चांस मिले कंपीटिंग पार्टीज को कि वो पावर में आए। कुछ कंट्रीज में पावर जो है ज्यादातर चेंजेस होती है दो मेन पार्टीज के बीच में। कई और सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, कुछ सीटें जीतती भी हैं नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर, पर ओनली जो दो मेन पार्टीज होती हैं उनके सीरियस चांसेस होते हैं मेजॉरिटी जीतने के सीट्स को लेकर, और वही फिर गवर्नमेंट बनाती है। ऐसी पार्टी सिस्टम को कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या जो यूनाइटेड किंगडम है, यह एग्जांपल्स हैं टू पार्टी सिस्टम के। अगर कई सारी पार्टीज पावर के लिए कम्पीट कर रही हैं और दो से ज्यादा पार्टीज जो हैं उनके रीजनेबल चांसेस हैं कि वो पावर में आ सकती हैं अपनी या तो खुद की स्ट्रेंथ के कारण या फिर दूसरों के साथ अलायंस करके, तब हम उसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है अलग अलग पार्टीज के साथ में आकर कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। जब बहुत सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में हाथ मिला लेती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर जीतने के लिए, तो उसको कहते हैं अलायंस या फिर फ्रंट। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर लगभग 3 ऐसी मेजर अलायंसेस थी 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये ज्यादातर बहुत ही मेसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ले जाता है या दिखता है। वहीं पर यह सिस्टम अलाउ करता है अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट और ओपिनियंस ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय किया जा सके। अब इनमें से कौन सा बेटर है? तो जो सही आंसर है इस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के लिए वो ये है कि ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है। पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंट्री चुन सके। बहुत लंबे समय में होता है, डिपेंड करता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा है, उसकी सोशल और रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है और उसका इलेक्शंस का सिस्टम कैसा है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता बहुत जल्दी। हर कंट्री जो है एक पार्टी सिस्टम डेवलप करती है और कुछ खास सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको जो है बनाया जाता है। अब जैसे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, वो इसलिए कि बहुत ही ज्यादा सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है इतनी बड़ी कंट्री में, और वो 2 या 3 पार्टीज में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती। तो कोई सिस्टम भी आइडियल नहीं माना जाता सारी कंट्रीज के लिए और सारी सिचुएशंस के लिए। फिर है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्राइसिस फेस कर रही हैं क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर हैं और जो सिटीजन्स हैं अब उनका भी जो नजरिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो काफी डिफरेंट है। जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि ये जो मानता है ये खाली पार्शियल तौर पे ट्रू है इंडिया के लिए। ये जो एविडेंस है ये सीरीज ऑफ लार्ज सैंपल सर्वेज हुए हैं कई दशकों के में, जो ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं एंजॉय करती हैं लोगों के बीच साउथ एशिया में। जो प्रपोर्शन है वो ये जो कहते हैं कि उनका ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज में वो बहुत ज्यादा नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, और उनकी संख्या इस प्रपोर्शन की बहुत ज्यादा है जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ या बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। मतलब जिन लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है या कुछ ट्रस्ट रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनकी मात्रा ज्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो कुछ ट्रस्ट रखते हैं या बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं। यही चीज ट्रू है और डेमोक्रेसीज के लिए भी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे कम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। तब भी जो पार्टिसिपेशन का लेवल है इन एक्टिविटीज में पॉलिटिकल पार्टीज के वो बहुत ज्यादा है। जो प्रपोर्शन है जो लोग कहते हैं कि वो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो बहुत ज्यादा है इंडिया में बजाय किसी और एडवांस कंट्री के जैसे कनाडा, जापान, स्पेन या साउथ कोरिया। अब है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ज्यादातर ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्राइसिस फेस कर रही हैं क्योंकि वो बहुत ही अनपॉपुलर हैं और अब सिटीजन्स जो हैं वो भी काफी इंडिफरेंट हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, यानी उनका नजरिया बदल चुका है। जो अवेलेबल एविडेंस है वो ये दिखाते हैं कि जो मानता है खाली पार्शली तौर पे ट्रू है इंडिया के लिए। ये जो एविडेंस है ये बहुत सारे जो सैंपल सर्वेस कंडक्ट कराए गए कई दशकों में उन पर आधारित है, और वो ये बताती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं एंजॉय करती हैं जो लोग हैं साउथ एशिया में उनके प्रति। जो प्रपोर्शन है इन लोगों का जो ये कहते हैं कि उनका जो
पॉलिटिकल पार्टी में ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, वो मात्रा कहीं ज्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो कहते हैं हमें कुछ ट्रस्ट है या बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। यही चीज पूरी तरह से ट्रू है और डेमोक्रेसीज के लिए भी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है सबसे कम ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तब भी जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में वो बहुत ज्यादा है। जो प्रोपोर्शन है जो लोग ये कहते हैं कि वो मेंबर्स हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कहीं ज्यादा है इंडिया के अंदर बजाय और एडवांस कंट्रीज के जैसे कनाडा, जापान, स्पेन और साउथ कोरिया में। पिछले 3 दशकों से जो प्रोपोर्शन है जो लोग ये कहते हैं कि मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया के अंदर, वो काफी ऊपर गया है। और वो प्रोपोर्शन जो लोग कहते हैं कि वो काफी क्लोज है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी इंडिया में इसी टाइम पर ऊपर गया है। तो आपको यहाँ पर एक तरह से ग्राफिकल के थ्रू जो है दिखाया गया है कि फ्लक्चुएशंस के बाद भी पार्टी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो इंडिया में ऊपर गई है, पार्टी की मेंबरशिप जो है वो इंडिया में बढ़ी है और पार्टी मेंबरशिप जो है ज्यादा है साउथ एशिया में बजाय पूरी और दुनिया के मुकाबले। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेशनल पार्टी। ये करते हैं अगले वीडियो।